इसी से लेकर के गणेश चतुर्दशी तक 10 दिन तक इस गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया जाए, जिससे कि देश की आज़ादी और स्वतंत्रता के बारे में जो है लोगों को अवगत कराया जाए। इस भावनाओं को ध्यान में रख कर के बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले पूना में दगड़ू सेठ हलवाई के वहाँ पर जो है इस गणेशोत्सव का सार्वजनिक रूप जो वो दिया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी बात को हम कह सकें। उसके लिए के मंच जिसका उपयोग किया गया है कि धार्मिक कार्यक्रम को हम मना रहे हैं, और इस धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर बड़े बड़े समाज सेवी व्यक्तियों का, राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी थे उनका, और देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में उस समय जो है आंदोलन में लगे हुए थे, उनके व्याख्यान कराने की योजना इस प्रकार से गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक जो है बनाने का उपक्रम बाल गंगाधर तिलक ने किया। पूना के अंदर 1897 के आसपास ये दगड़ू सेठ हलवाई था, उसके वहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके किया, और 1901 के अंदर गिरगांव के अंदर विनायक चाल थी, वहाँ पर इसका सार्वजनिक रूप दिया। केसरी जो वो पत्र निकालते थे उसमें भी उन्होंने समाचार दिए। 1903 के सार्वजनिक गणेशोत्सव में तिलक स्वयं जो है सम्मिलित हुए। तो लोकमान्य तिलक ने इस बात को अनुभव किया था कि गणपति शब्द जो है एक प्रकार से राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्राध्यक्ष के लिए जो संकेत दे रहा, मैंने राष्ट्र का जो व्यक्ति संचालन करता है या सुरक्षा करता है वो किस प्रकार से कर सकता है, उसको ध्यान में रख करके उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप दिया। क्योंकि गणपति के जो 12 नाम आते हैं उसमें एक नाम आता है विनायक, और विनायक का मतलब है नायकों का भी जो नायक है, नेताओं का जो नेता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए वो सारे के सारे इस गणपति की मूर्ति में जो है वो बतलाए गए, समझाए गए। आप देखो कवियों की भाषा का जिस समय प्रयोग करते हैं लोग रूपक और उपमा अलंकार का, तो उसमें क्या करते हैं, कोई महिला का बहुत सुंदर मुख होता है, चेहरा होता है, तो उसके लिए कवि लोग कहते हैं कि यह चंद्रमुखी है। तो चंद्रमुखी का मतलब ये नहीं होता है कि उसके मुख के स्थान पर चंद्रमा फिट कर दो। ये काव्य की भाषा है, अलंकारों की भाषा, इस प्रकार से उसका उपयोग जो वो करते रहे। इसी प्रकार से जो अनेक व्यक्तियों के प्रति, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक प्रचलित है कि वो लौह पुरुष थे। लौह पुरुष का मतलब था कि लोहे जैसी दृढ़ता उनके अंदर थी, मजबूती थी, जो भी वो निर्णय लेते थे उस मजबूती से जो वो काम लेते थे, इसलिए लौह पुरुष उनके साथ जो लगा है। नादान व्यक्ति समझने लगे 100-200 साल के बाद कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो शरीर लोहे का था। भाई क्यों तो लोहे का था, हाड़ मांस का नहीं था, क्योंकि उनके विशेषण आता है लौह पुरुष आता है, इसका मतलब लोहे का शरीर था। तो लोहे का शरीर नहीं था, बल्कि लोहा जितना मजबूत होता है, उनके इरादे, उनके निश्चय, उनकी दृढ़ता इतनी मजबूत होती थी जिसके के द्वारा अपने निश्चय पर वो सफलतापूर्वक जो है उस पर काम कर पाते थे। महाराणा प्रताप के लिए आता है कि मेवाड़ के शेर हैं, वो सिंह पुरुष हैं, चित्तौड़ के शेर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि महाराणा प्रताप का शरीर बनावे और मुँह शेर का लगा दें, चित्तौड़ का वो किले का वातावरण बना करके और साथ साथ में उनको खड़ा कर दे और शेर लगाते हैं। तो ये वीरता का सूचक था, जिस वीरता के कारण से उनको सिंह पुरुष के रूप में कहा गया। ये कवियों की भाषा थी। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, और हैदराबाद का सत्याग्रह जब आर्य समाज ने किया, और हैदराबाद की रियासत के जो नवाब थे उन्होंने आर्य समाज के आगे जो है वो घुटने टेक दिए, यानी आर्य समाज की सारी शर्तें मान ली। उस समय किसी ने गीत बनाया था इस चीज़ को लेकर के कि धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमको जगा दिया। और उसमें पंक्ति थी, अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई।
ये भजन तो आर्य समाज में प्रचलित हुआ, किसी पौराणिक विचारधारा के लोगों में प्रचलित होता तो ये करते कि स्वामी दयानंद का चित्र बनाते हैं, किसी मुर्दे को सुला देते और उसके ऊपर वो हाथ फेरते हुए दिखला देते और मुर्दा खड़ा हो जाता है कि मुर्दे में जान डाल दिया आपने। या 5-10 व्यक्ति अंधे व्यक्ति को बैठा देते हैं और अंधे व्यक्ति के वहाँ पर जो हाथ फेर करके उनके आँखों की दृष्टि आ जाती है। तो ये जो चीज़ें चल पड़ी कि अंधों को आंखें मिली, मुर्दों में जान आ गई, ये कवियों की भाषा इस प्रकार से कवियों ने जो प्रारंभ की थी और साधारण व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से नहीं समझते रहे। ठीक इसी प्रकार से एक विनायक में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी जो नेताओं का नेता है, जिसको गणाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, ये कार्टून बनाने वाले ने ये कार्टून बनाया जिसको गणपति का चित्र कहते हैं और उससे समझाने का पूरा यत्न किया। कार्टून बनाने वाले ने कार्टून बनाया, चित्र बनाने वाले ने चित्र बना दिया, मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति बना दी और आगे चलकर अंधविश्वास के साथ जो है पूजा का एक क्रम जो प्रारंभ हो गया। तो वस्तुतः जो कवि ने या इसके सोचने वाले ने विनायक में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये बड़ा एक अलंकारिक रूप से इस चित्र के द्वारा जो है वो समझाया गया। अब आप देखो कि गणपति की नाक जो है बहुत लंबी है, कान उसके बड़े हैं, मुंह उसका जो छोटा है और भारी भरकम शरीर है, पेट बड़ा है और साथ साथ में चूहे की सवारी पर गणपति को बिठा दिया। आज छोटा बच्चा भी ये मानने को तैयार नहीं कि इतना भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति चूहे के ऊपर बैठ कर के सवारी कर लेगा। ये सारे के सारे अलंकारिक रूप से समझाने का प्रयत्न किया गया और बताया गया उसके द्वारा जो है। नाक इस बात की जो रखी कि नाक बड़ी होती है, नाक का काम सूंघने का है और सूंघने का मतलब घ्राण शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। व्यक्ति यदि राष्ट्र का संचालन कर रहा है विनायक, तो उसको यह आभास होना चाहिए कि उसके राष्ट्र के अंदर जो उत्तर में क्या हो रहा है, दक्षिण में क्या हो रहा है, पूर्व में और पश्चिम में क्या हो रहा है, कहाँ आतंकवादी गतियाँ तो नहीं पनपती चली जा रही हैं, कई आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ तो नहीं रही है। उसका CID विभाग और CBI विभाग इतना मजबूत होना चाहिए कि देश के किस कोने में कौन सी गलत गतिविधियाँ चल रही है ताकि उनको जो वो ठीक प्रकार से जो वो कंट्रोल कर सके। यदि पता नहीं लगेगा तो कैसे कंट्रोल कर सकेगा, शासन कैसे कर सकेगा। कहीं जो है नक्सलेट पनप रहा है, नक्सलवादी हो रहे हैं, कहीं जो है लिट्टे वाले खड़े हो रहे हैं, कहीं पर जो है आतंकवादी आ रहे हैं। और आतंकवादियों की ये स्थिति आप देखो कि गुप्तचर सेवाओं की मजबूती न होने के कारण से जो है विदेश से व्यक्ति आता है और मुंबई तक पहुंच जाता है और वहाँ पर जो कई व्यक्तियों को हत्या कर देते हैं और इनको पता ही नहीं लगता। तो विनायक के लिए कहा गया कि विशिष्टा नायक विनायक, जो नेताओं का भी जो नेता है मैंने राष्ट्राध्यक्ष, उसका सबसे बड़ी भारी जो जिम्मेदारी है कि अपने CBI विभाग को, CID विभाग को, अपनी गुप्तचर से विभाग को जो बड़ी मजबूती से रखे ताकि उसको पता लग जाए। जैसे नाक सूंघने का कार्य करता है, कोई भी घर के अंदर जो खाना पकड़ा हो, सब्जी बन रही है, हलवा बन रहा है, वहाँ पर व्यक्ति को गंध आ जाती, गंध से पता लगता। तो मुखिया के लिए इस बात को कहा जा रहा है कि भाई वो उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। परिवार का यदि कोई मुखिया है तो परिवार के मुखिया को पता होना चाहिए कि उसके जो परिवार के सदस्य उनकी क्या हरकतें, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कोई गलत चीज़ उनके अंदर तो नहीं आ रही है। कोई कंपनी चलाने वाला व्यक्ति यदि अपनी कंपनी चला रहा है, उसमें 1500 आदमी काम कर रहे हैं और यदि वो बैठ करके उनकी गतिविधियों पर जो है जानकारी नहीं रखता है, उसको पता नहीं लगता, तो हो सकता है कि एक दिन कंपनी फेल हो जाए, हड़ताल भी हो सकती है। तो अपने यहाँ इस चीज़ को बतलाया गया है कि राष्ट्राध्यक्ष लिए क्या आवश्यक है कि वह अपनी गुप्तचर सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखें ताकि जो अपने देश को वो मजबूत कर सके, शासन जो कर सके, ये उसका अपना एक रूप रहा है। इसलिए गणपति की नाक बड़ी बनाई है, सूंड बड़ी बनाई है। कोई आदमी के शरीर पर इस प्रकार से नाक या सूंड ऐसा शरीर नहीं होता है, न सिर हो सकता है, तो इस प्रकार से संकेत देने के लिए बनाए। आप देखिए कि गणपति के कान बड़े हैं और कान बड़े होने का मतलब क्या है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनने का यत्न करो। आपके देश के अंदर अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं,
अनेक जो है कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पर, जिसको हम जाति बिरादरी समाज के लोग रहते हैं, तो आपके कान बड़े होने चाहिए कि आप सबकी बात सुनो। यदि नहीं सुनोगे तो अपने देश को आप संभाल करके नहीं रखोगे। एक वर्ग और एक पक्ष की जो आदमी बात सुनता हो ठीक प्रकार से न्याय नहीं कर सकता है। उसको उत्तर भारत वालों की बात सुननी होगी, दक्षिण भारत वालों की बात सुननी होगी, इधर बंगाल, पंजाब और इधर जो गुजरात वगैरह सबकी बातें यदि वो सुनेगा तो निश्चित रूप से जनता उसके साथ रहेगी। लेकिन साथ साथ में सुनने के साथ कह दिया कि आपको कम से कम बोलना, इसलिए मुंह बहुत छोटा रखा है। कम से कम बोलना, जो आवश्यक हो जरूरत है उतना ही आप बोलोगे, सुनोगे सबकी, और जो सबके हित की बात होगी वो नपी तोली बोलोगे। आज हम कोई भी बात बोलते हैं उसका साधारण व्यक्ति कोई बात बोलता है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी बात को बोल देगा तो 10 मिनट नहीं 5 मिनट में दुनिया के सब चैनल उसको उछाल देगा। इसलिए कहा गया कि बड़े व्यक्ति की पहचान ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो और कम से कम बोलने का स्वभाव बनाओगे तो निश्चित रूप से सबको आप जो है संभाल करके जो रख सकोगे, वरना जो है राष्ट्र को मजबूती से आप नहीं रख सकते। इसलिए जो है कान बड़े रखें, मुंह उसका छोटा जो रखा है। आपने ध्यान दिया हो कभी कभी तो गणपति के 2 दांत होते हैं, एक दांत उसका टूटा हुआ है, और वो दांत जो दिखने वाले अलग है, खाने वाले दांत जो क्या है वो अलग है। वहाँ शास्त्रकार इस बात का भी संकेत दे रहा है कि देखो राष्ट्राध्यक्ष की जो है विनायक की नीति यह होगी कि दिखाने वाली जो होगी वो अलग होगी, और कूटनीति जो होगी वो क्या होगी, उसकी अलग होगी। जो भी उसको राष्ट्र की मजबूती के लिए निर्णय करने, कार्य करने, वो उसके और उसके मंत्री के अलावा दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए। और पॉलिसी यदि वो